हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन चैप्टर 3 कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस का, वो है हमारा मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब ये जो हम कम्युनिकेट करते हैं, सेंडर से रिसीवर तक जो मैसेज पहुंचता है, ऐसे क्या तरीके हैं जिससे हम ये मैसेज पहुंचा सकते हैं। देखो, वर्बल नॉन वर्बल दोनों ही कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम अपनी बात सामने वाले को कन्वे करते हैं। अब ये वर्बल जो होता है, इसके अंदर आता है हमारा ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन, सबसे पहले वर्बल का मतलब समझ लेते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन जहाँ पर वर्ड्स यानी शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल, जहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है लेकिन आपके एक्शंस, आपके जेस्चर्स, आपकी जो एंटायर बॉडी लैंग्वेज होती है, बॉडी पोस्चर्स होते हैं, काइनेसिक्स होते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो होती है बेसिकली इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए यूज़ की जाती है। जब हम बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की, जैसे मैंने आपको कहा वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, तो वर्ड्स का इस्तेमाल हम करते हैं हमारे ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन में। तो ये तो मैंने एक ओवरऑल जिस्ट दे दिया आज के हमारे इस लेक्चर का। बस इन्हीं टॉपिक्स को हम डिटेल में अपने हर एक लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम, जो कि है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड। जैसे मैंने आपको कहा, मेथड्स यानी कि दो तरीका है अपनी बात को कन्वे करने का। एक होता है हमारा वर्बल तरीका, जहाँ पर हमने वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, और एक होता है जहाँ पर हमने वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया लेकिन एक्शंस का, जेस्चर्स का इस्तेमाल किया है, तो वो हो जाता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। Verbal communication again subdivided into two main methods, that is your oral communication and your written communication. Oral communication जहाँ पर orally हम बात कर रहे हैं। अब oral communication हमारा face to face भी हो सकता है, आमने सामने बात कर रहे हैं हम, oral communication। दूसरा आता है हमारा टेलीफोनिक, फ़ोन पर बात कर रहे हैं, वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है, वो भी होता है हमारा ओरल कम्युनिकेशन। अब फेस टू फेस में हम सामने सामने बात कर रहे हैं, 1 to 1 एक इंसान दूसरे इंसान से बात कर रहा है, यानी दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, पूरे ग्रुप्स में बैठकर डिस्कशन होता है, तो ग्रुप डिस्कशन में भी हम ओरल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। मीटिंग्स होती है हमारी, जहाँ पर हम सब मिलकर बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, तो इन सभी में हम ओरल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि अपने मुँह का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम बात कर रहे हैं। फिर आता है हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन। अब रिटर्न कम्युनिकेशन यानी कि आपने किसी को लेटर लिख दिया, आपने मेमो दे दिया, आपने रिपोर्ट्स लिख दिया, नोटिसेस, सर्क्यूलर्स, ये सारी चीज़ें होती है रिटर्न कम्युनिकेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों के कॉलेज में कोई छुट्टी आने वाली है, रिसेंट छुट्टी आप लोगों को जन्माष्टमी की मिलेगी, तो जन्माष्टमी की जब आपको छुट्टी मिलने वाली होगी तो एक दिन पहले ही आपके कॉलेज में नोटिस आ जाता है। तो बेसिकली कॉलेज आपसे कम्युनिकेट करना चाहती है, आपको ये मैसेज देना चाहती है कि ऑन द ओकेजन ऑफ जन्माष्टमी टुमारो वी हैव अ हॉलीडे, राइट। तो ये एक नोटिस का एक दो लाइन में आपको कन्वे कर दिया है मैसेज, तो वो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पर सेंडर यानी कॉलेज ने रिसीवर यानी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया है कि जन्माष्टमी के महोत्सव पर आपको छुट्टी दी जाती है, तो वो हो जाता है हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, जहाँ पर वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता है लेकिन जहाँ पर बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। जब इंसान आपसे बात करता है तो हम कई बार उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, इससे हमको पता चलता है कि वो इंसान कितना कॉन्फिडेंट इनफ है, कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज से हमको कई सारे मैसेज जो है वो मिलते हैं। अब आप बोलेंगे बात किए बिना कैसे हमको समझ में आता है? जो इंसान नजरें चुरा कर बात करता है, डेफिनेटली वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है, या तो फिर वो इंसान थोड़ा सा शाय है, इसके लिए आपसे नजरें चुरा कर बात करता है। इसी के साथ साथ आपके पोस्चर्स, जो आपका बॉडी का पोस्चर है, जब सामने वाला आपसे बात करता है तो कैसे कैसे खड़े रहकर वो आपसे बात कर रहा है, उनके हैंड मूवमेंट्स क्या है, उनके जेस्चर्स क्या बोलते हैं, उनके एक्सप्रेशंस क्या है। ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग भी कई सारी चीज़ें कन्वे करती है। जैसे कि हम शादियों के लिए जाते हैं तो हम अलग कपड़े पहनकर जाते हैं, कॉलेज के लिए जा रहे हैं अलग कपड़े के लिए, जॉब इंटरव्यू है तो हम फॉर्मल्स पहनकर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ड्रेसिंग कन्वे करती है कि आप उस ओकेजन के लिए आए हो, तो उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करके आए हो। अगर ग्रूमिंग करते हो, ग्रूमिंग यानी कि नेल्स बहुत अच्छे से क्लीन किया हुआ है, हेयर बहुत अच्छे से सेट किया है, बॉयज़ ने स्पेसिफिकली शेविंग करके रखी है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमको बताती है कि आप एक पर्सनल हाइजीन जो है उसको मेंटेन करके रखते हो। तो इस तरीके से ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग भी कन्वे करती है। स्पेस एंड प्रॉक्सिमिक्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसका मतलब होता है जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो वर्बल हो या फिर नॉन वर्बल तरीके को हम समझेंगे। आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, उसी तरीके से बात आप अपने टीचर्स से नहीं करते, उसी तरीके से आप अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं
करते हो। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि मैम ये स्पेस क्या होता है? स्पेस यानी कि जो डिस्टेंस हम मेंटेन करते हैं जब हम किसी से बात कर रहे हैं। अब जैसे आपका बहुत ही ज़्यादा करीबी दोस्त है तो आप उसके कंधे पर हाथ रख कर बात कर लेते हो, तो वहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस आप मेंटेन नहीं करते हो, एक क्लोजनेस होती है कई सारे रिलेशंस में। अभी जैसे कि अगर हम बात करें हमारे पेरेंट्स की या आपके टीचर्स की, तो आप एक डिस्टेंस पर खड़े रहकर उनसे बात करते हो, एकदम जाकर उनको चिपक कर उनसे बात नहीं करते हो। तो सर्टन डिस्टेंस दैट वी मेंटेन, उसको हम बुलाते हैं स्पेस एंड प्रॉक्सिमिक्स, उसको हम बुलाते हैं स्पेस एंड प्रॉक्सिमिक्स। देन वी हैव साइलेंस। कई बार अगर आप लोगों ने मस्ती की क्लास में टीचर चुप है और सिर्फ आपको घूर रही है, आपको सिर्फ देख रही है लेकिन कुछ बोल नहीं रही है, तो साइलेंस कन्वे करता है कि वो आपके लिए एक वार्निंग सिग्नल होना चाहिए कि आपको अभी चुप हो जाना है। देन वी हैव ऑडिटरी सिग्नल्स। ऑडिटरी सिग्नल्स यानी कि कुछ आवाज़ें जो हम सुनते हैं जिससे हमको कोई मैसेज कन्वे होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेक्चर्स के लिए बैठे हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली हमने जितनी भी देर 40 मिनट्स 45 मिनट्स का लेक्चर होता है हम बैठे हैं, जैसे ही बेल रिंग होती है तो हमको वो ऑडिटरी सिग्नल हम उसको सुन सकते हैं। उससे हमको क्या समझ में आता है कि लेक्चर अभी खत्म हो चुका है या ब्रेक जो है वो शुरू हो गया है। ट्रेन का हॉर्न बजता है तो हमको पता चलता है कि ट्रेन जो है वो अभी आने वाली है प्लेटफॉर्म पर। तो इस तरीके से ऑडिटोरी सिग्नल्स भी हमको कई सारे मैसेज कन्वे करती है। लास्ट आता है हमारा विजुअल्स। विजुअल्स यानी कि अगर मैंने आपको यहाँ पर इस वक्त कोई पिक्चर जो है वो दिखा दी, पिक्चर यानी कि इमेज अगर कोई यहाँ पर डिस्प्ले कर दी है, तो उस इमेज को देखकर कई सारे मैसेजेस जो है आपके माइंड में आ जाते हैं उस इमेज को देखकर, तो बस वो होते हैं हमारे विजुअल्स। तो इस तरीके से वर्बल नॉन वर्बल में हमारा जो कम्युनिकेशन है, मेथड होता है हमारे कम्युनिकेशन का, जो हमने डिवाइड किया है। अब बढ़ते हैं इसी के साथ आगे, जो कि हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल है थ्रू अ वास्ट वैरायटी ऑफ मीडिया और मेथड्स। कम्युनिकेशन कई सारी चीज़ों के ज़रिए हम कर सकते हैं। कम्युनिकेटर हैज़ टू बी वेरी केयरफुल एंड जुडिशियस इन द चॉइस ऑफ द मीडिया। अब आपको कम्युनिकेट करना है किसी इंसान से, तो आप कौन से माध्यम का इस्तेमाल करते हो, ये बड़ा ही केयरफुल रहना होता है जब हम अपना कोई भी संदेश या अपना कोई भी मैसेज हमारे रिसीवर तक पहुंचाना चाहते हैं एज सेंडर, which will depend on various factors like urgency of the message। अगर आपको अपना मैसेज सामने वाले तक पहुंचाना है, बहुत ही अर्जेंट बेसिस पर अगर आपका ये मैसेज है, तो आप कॉल करके इन्फॉर्म कर देते हो, राइट। लेकिन आपको लगता है नहीं कॉल पर ये बातें नहीं हो सकती है, लेकिन अर्जेंट है तो फेस टू फेस जाकर मिल लेते हो। तो ये हमारे मेथड्स है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो डिपेंड करता है अर्जेंसी ऑफ द मैसेज के ऊपर, टाइम की अवेलेबिलिटी कितनी है। ये मैसेज मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसको समझे अर्जेंसी को, तो आपके फ्रेंड जो है वो आपका नाम लेकर बाहर कहीं घूमने चले गए हैं, ठीक है। अब आपको उनके फादर का कॉल आ रहा है कि मुझे अभी के अभी बात करनी है अपने बेटे से। आपने बोल दिया ठीक है अंकल, वो वॉशरूम में है अभी तो मैं आपकी उससे बात नहीं करवा सकता हूँ, आप मुझे टाइम दे दीजिए, मैं आपको कॉल करवाता हूँ। अब अंकल तो बड़े भड़के हुए हैं, बात करना भी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखो, मैसेज जो आपको अपने दोस्त को कन्वे करना है ना कि आपके फादर भड़के हुए हैं, आपको जल्दी से जल्दी उनको कांटेक्ट करना है, या तो हम कॉन्फ्रेंस कॉल करके बात कर लेते हैं ताकि पापा को पता ना चले आपके कि हम लोग साथ में नहीं है करके। तो जो भी आपने अब यहाँ पर अर्जेंसी समझो, 5 मिनट 10 मिनट का आपके पास टाइम है कि आपको अपने फ्रेंड को इन्फॉर्म करना है कि भाई आप फ़ोन पर आ जाइए, जल्दी पापा से बात करनी है। तो अभी यहाँ पर अर्जेंसी है, इसके लिए आप क्या करेंगे? आप चिट्ठी थोड़ी लिखेंगे अपने दोस्त को, क्यों? क्योंकि मैसेज देना ज़रूरी है। आप एक्शन करके थोड़ी बताएंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ज़रिए। यहाँ पर आप क्या करेंगे? इमीडिएट इन्फॉर्म करना है, टाइम मेरे पास कम है, कॉल किया, अपने दोस्त को इन्फॉर्म कर दिया। तो दैट इज़ what the factors has to be considered when you are trying to communicate your message to the receiver. Then which will depend on various factors, urgency कितना है मैसेज का, अवेलेबिलिटी क्या है, एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व एंड द इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल लेवल ऑफ द रिसीवर्स। एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व यानी कि अब कितना खर्चा मेरा आ सकता है जब मुझे कोई चीज़ कम्युनिकेट करना है। तो अगर मैं लेटर लिख रही हूँ तो लेटर के ज़रिए कितना खर्चा आएगा। कॉल्स तो हमारे मंथली रिचार्ज होते हैं, फ्री ही है, तो कॉल करने में तो कोई दिक्कत हमको आनी नहीं चाहिए। इसी के साथ साथ इमोशनल और इंटेलेक्चुअल लेवल कैसा है। अगर आपका फ्रेंड ऐसा है जो बेचारा अचानक से पैनिक कर जाएगा, डर जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँगी? तो ऐसी सिचुएशन में मैं उसके साथ में जो भी फ्रेंड है उसको इन्फॉर्म करूँगी, उसको थोड़ा काम करना, समझाना, बिठाना, नर्वस ना हो, टेंशन ना ले, हम लोग इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन इमोशनली और इंटेलेक्चुअली अगर वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो आपको अपने मैसेज को कन्वे करने का तरीका जो है वो बदलना पड़ता है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन के अंदर मेथड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
The ways in which we communicate take many forms, but the choice of the method to be used should be made only after assessing the precise requirement of the communication. देखो तरीके तो बहुत हो सकते हैं जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेट कर सकें, लेकिन जो चॉइस होती है हमारी, जो मेथड सिलेक्ट करते हैं हम बात करने का, इट हैज़ टू बी वेरी मच प्रिसाइज ऑफ द कम्युनिकेशन एंड द एट्रीब्यूट्स ऑफ द मेथड्स अवेलेबल. उस वक्त जो मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके क्या फीचर्स अवेलेबल है आपके पास. इन अराइविंग एट द चॉइस ऑफ द मेथड, अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टेक्स इनटू अकाउंट द फॉलोइंग 7 फैक्टर्स. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो 7 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमको ध्यान में रखना होता है जब भी हम कम्युनिकेशन के बारे में सोचते हैं. सबसे पहला आता है हमारा स्पीड. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस फैक्टर ऑफ स्पीड, whether it is necessary that communication should reach the receiver in shortest possible time or some delay is acceptable, and if so, how much? Is there any deadline that has to be met? बिजनेस में याद रखना जब भी कम्युनिकेशन करना होता है, नाउ इट डिपेंड्स हाउ अर्जेंट द मैटर इज़. बेस्ड ऑन दैट आपकी कम्युनिकेशन की स्पीड डिसाइड होती है. अगर अभी चल रहा है फॉर एग्जांपल सितंबर का मंथ, सितंबर की समझ लो हम 1 या 2 तारीख के अंदर है, मुझे जो काम दिया गया है सितंबर की 30 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि आई हैव अ मंथ्स टाइम. अब ये मंथ के अंदर मुझे अपने कलीग्स जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे सबऑर्डिनेट्स जो है, मुझे उनको कन्वे करना है कि सितंबर 30 तक हमारा टारगेट कंप्लीट होना चाहिए. अब मुझे मैसेज उनको अगर देना है तो इसकी अर्जेंसी कितनी है. एक तो मैंने इमीडिएट बेसिस पर उनको बता दिया, कम्युनिकेट कर दिया, तो मेरी जो स्पीड है कम्युनिकेशन की वो कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिसाइड करती है या डिसीजन होता है. कुछ डीले हो सकता है, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मैं आज 1 तारीख है, मैं चाहती हूँ 5 तारीख तक मेरे सारे एम्प्लॉयज़ को पता हो जाना चाहिए, तो 5 तारीख से क्या थोड़ा डीले हो सकता है क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज़ जो है वो छुट्टी पर है, वो अवेलेबल नहीं है उस दिन, तो क्या 5 के बाद भी हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते. तो कितना अर्जेंट मैटर है, कितना डीले किया जा सकता है कम्युनिकेशन को, और किया जा सकता है तो कितना डीले करना है, कितना टाइम लिमिट हम देंगे, क्या किसी तरीके की कोई डेडलाइन है जो कि हमको पहुँचनी है उस डेडलाइन तक. तो ये सारी चीज़ें हम हमारी जो कम्युनिकेशन की स्पीड है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. If so, sending a personal messenger to deposit the tender at the architect's office at the right time on the right date will be justified, but such considerations will not be applicable for the delivery of a sales circular. If the predominant factor of a message is that it must reach the receiver in a short span of time, then the message has to be sent in the form of telegram rather than in the form of a letter. अगर आप चाहते हो, अगर आपका इंपॉर्टेंट प्रीडोमिनेंट फैक्टर ये बोलता है कि मैसेज जो है वो जल्दी पहुंचना चाहिए, तो आप ऐसे टाइम पर टेलीग्राम का इस्तेमाल करेंगे, लेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे. टेलीग्राम यानी टेलीग्राम एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे, हम जो टेलीग्राम पहुंचाया करते थे पुराने वक्त में, हम तब की बात कर रहे हैं. तो लेटर जो है वो लेट पहुंचता है, लेकिन टेलीग्राम जो होता था वो बहुत ही जल्दी पहुंच जाया करता था. इस तरीके से स्पीड जो है. अब यहाँ पर आपको एक आर्किटेक्ट के ऑफिस के बारे में एग्जाम्पल दिया है, जो अगर आप नहीं भी लिखोगे तो स्टिल दैट इज़ ओके, बिकॉज आपको यहाँ पर स्पीड जो है उसके ऊपर फोकस करना है और उसके बेसिस पर आपको अपने आंसर को कन्वे करना है. नेक्स्ट फैक्टर दैट वी हैव इज एक्यूरेसी. एक्यूरेसी क्या होता है? बेसिकली दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है. जैसे खाने में अगर एक भी इंग्रेडिएंट कम हो जाए, राइट, एक भी इंग्रेडिएंट कम हो जाए तो खाने का जायका बदल जाता है. तो ये कुछ 7 ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं. तो ये भी एक्यूरेसी जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे हर तरीके के कम्युनिकेशन में. द लीस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज दैट ऑफ कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन वर्बली थ्रू अ थर्ड पार्टी. सबसे कम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो होती है वो होती है वर्बली, यानी कि हमने ओरली जाकर किसी को बोल दिया, वर्बली जाकर किसी को कोई बात कन्वे कर दी है थर्ड पार्टी को. एंड द इनएक्यूरेसी इज फर्दर aggravated if the message has been passed on orally through a number of mouths to the final recipient. तो याद रखना, वर्बली मैसेज कन्वे करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वर्बल में ओरल एंड रिटन दोनों आता है. जहाँ रिटन होता है वो ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू ओरल कम्युनिकेशन. ओरली क्या होता है, मैंने एक इंसान को कुछ बोला, ओरली बोला, यहाँ पर कोई सबूत तो है नहीं कि मैंने वो बात बोला है, नहीं बोला है, मैं अपनी बात से पलट भी सकती हूँ. सिमिलरली ऐसे 4 से 5 लोगों ने ओरली जाकर उस मैसेज को कन्वे किया है, तो मैसेज डिस्टॉर्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जब हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं. Now, that is why such messages and essential parts of a telephone conversation have to be confirmed in writing. तो अगर आप देखो ऑर्गेनाइजेशन में, कॉर्पोरेट्स में जो काम करते हैं वो ये बात बहुत ही अच्छे से समझते हैं कि आप कोई भी बात
टेलीफोन पर नहीं कर सकते, टेलीफोन पर कंफर्मेशन नहीं ले सकते। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरी बात से सहमति रखते हो तो बस आप उसको मुझे राइटिंग में लिख कर दे दो। हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, हम ऑफर लेटर मांगते हैं। क्यों? राइटिंग में होना चाहिए कि आपने मुझे ऑफर किया है। सिमिलरली कंपनी आपको बोलती है एक्सेप्टेंस दो, सिर्फ ओरली बोलो मत कि मैं कल से ज्वाइन कर लूँगा, कल आप नहीं आए तो आप मुझे लिख कर दो कि आप मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो, सो एंड सो सैलरी में आप अग्री करते हो। तो ये राइटिंग में होना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि एक सबूत हो जाता है हमारे पास में, तो बहुत ही एक्यूरेट होता है। Face to face verbal communication can also be accurate, but unquestionably communication is clear, legible writing or typing is the most accurate method, provided that the language used is unambiguous and understandable. फेस टू फेस वर्बल कम्युनिकेशन भी चलता है, लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे रिटन कम्युनिकेशन। और रिटन कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए, वो हैंड रिटन हो या टाइप हो, ठीक है। अगर टाइप्ड है नो प्रॉब्लम, हैंड रिटन हुआ तो अनएम्बिगुअस होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लिखा रहना चाहिए जो आपके समझ में ही ना आए कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे कम्युनिकेशन मेथड्स के। नेक्स्ट आता है सर्कमस्टेंसेस, जिसका मतलब होता है सिचुएशन। Often circumstances themselves dictate the method of communication to be used. For instance, the purpose of the communication decides the method. An auditor's report must be in written form, it can't be in oral or spoken form. Circumstances यानी कि कई situations को ध्यान में रखते हुए भी हमको अपना method select करना होता है। अगर हमको organization में कोई report submit करनी होगी तो बच्चों definitely report orally नहीं हो सकती है, right? तो it has to be in written form. Okay, then moving ahead further with confidence and safety. Again, the most important ingredients, confidence and safety. How important is the confidential nature of the message? जो मैसेज है वो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी कितनी मैटर करती है, यानी इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाना चाहिए, इसको सीक्रेसी मेंटेन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो लोगों तक पहुंच जाए, उससे मेरा नुकसान ना हो तो फिर ठीक है, लेकिन ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो बाहर लीक हो गई जिससे कि बिजनेस को या मेरी कंपनी को नुकसान हो सकता है, तो उसको हम बुलाते हैं कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो कि बाहर नहीं जानी चाहिए। हाउ इम्पॉर्टेंट इज सिक्योरिटी टू अ पर्टिकुलर कम्युनिकेशन? और अगर कोई कम्युनिकेशन मैं करना चाहती हूँ किसी भी इंसान से, तो उसकी सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए? सिक्योरिटी का मतलब होता है क्या ये इन्फॉर्मेशन हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए या ये दोनों से बाहर जा सकती है, तो वो होती है उस कम्युनिकेशन की सिक्योरिटी। इफ सेफ्टी इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस देन अ स्पेशल मैसेंजर मे बी कॉल्ड फॉर और रजिस्टर्ड इंश्योर्ड पोस्टल सर्विसेज मे बी ऑप्टेड फॉर डिलीवरिंग द मैसेज। अगर सेफ्टी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने मैसेज को, कई बार देखो हम को कोई एनवलप देखते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कॉन्फिडेंशियल, दैट मीन्स इट कैन नॉट बी शेयर्ड विद एनीवन। ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सीक्रेट रहनी चाहिए, ये हर किसी के साथ शेयर करने वाली इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। आपने जब बॉलीवुड की हमारी मूवीज़ देखी होगी तो जो रॉ एजेंट होते हैं, आईएसआई एजेंट होते हैं, बेसिकली ये लोग क्या काम करते हैं, ये लोगों का काम यही होता है बस कि हम लोग आपस में जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं वो अपोजिट लोगों की तरफ ना जाए, अपोनेंट्स की तरफ हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर ना हो। तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है कि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमारे बीच में मेंटेन होनी चाहिए। सिमिलरली बिजनेसेस के भी कुछ सीक्रेट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की भी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। Then, in such cases, appropriate methods must be chosen. In business correspondence, it is usually sufficient to mark the letter and the envelope confidential, and the letter is addressed to a person by name. Okay. Business में जब हम चाहते हैं कि confidentiality maintain हो जाए, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा लेटर है उसको एक envelope में डालते हैं, लिख देते हैं confidential, और confidential लिखने के बाद हम उस रिसीवर का नाम लिख देते हैं स्पेसिफिकली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा नाम लिख दिया गया है नाजनीन शेख, ओके अब ऊपर लिख दिया है कॉन्फिडेंशियल, यानी कि जब तक ये लेटर मेरे पास आएगा, मुझसे मेरा नाम, मुझसे मेरे डिटेल्स पूछा जाएगा कि मैं ही हूँ, मुझे वेरीफाई करना होगा कि मैं ही नाजनीन हूँ या नहीं हूँ, ताकि वो लेटर किसी गलत हाथ में ना पड़े। तो वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन सिर्फ मुझसे ही शेयर की जाएगी। Certain methods are not at all confidential. Example, the use of postcards for written communication and telephonic messages in oral communication. तो कुछ मैटर्स ऐसे भी होते हैं जो कॉन्फिडेंशियल नहीं होते हैं, जैसे कि पोस्ट कार्ड्स को अगर हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए तो चलता है, टेलीफोनिक मैसेजेस का इस्तेमाल करते हैं ओरल कम्युनिकेशन के लिए, तो ऐसी जगहों पर आपको कॉन्फिडेंशियलिटी, सीक्रेसी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। देन वी हैव कॉपी। Many communications require the retention of a copy for reference purpose of a record. कई बार ऐसा होता है, जैसे आपको जो नोटिस आता है, मैंने कहा रिटर्न कम्युनिकेशन नोटिस आता है, तो ये नोटिस के हमेशा एक जेरोक्स होता है। तो एक नोटिस जो होता है वो हम फाइलिंग के लिए रखते हैं, एक नोटिस जो होता है वो हम डिस्प्ले करते हैं कहाँ पर, हमारे कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर। अब ये फाइलिंग क्यों होता है? क्योंकि कभी भी कॉलेज में ज़रूरत पड़े, हमको एक रिटन रिकॉर्ड जो होता है वो हमको हर कॉलेज को मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है। सिमिलरली बिजनेसेस को भी जो भी रिटर्न कम्युनिकेशन होता है उसकी एक रिकॉर्ड, उसकी एक कॉपी
जो है वो हमारे पास मेंटेन होनी ज़रूरी होती है। In business communication, copies are to be kept as a reminder of the content or to re-establish the facts of the case, since a copy may be required later as a legal evidence. ये जो कॉपी होती है लेटर एज अ लीगल एविडेंस इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर गॉड फॉरबिड ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कंपनी के ऊपर कि हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी तरीके की लीगल एविडेंस को या प्रूफ को देने की, तो हमारे पास एक कॉपी जो है वो मेंटेन होना ज़रूरी होता है। देन वी हैव एक्सपेंसेस। The aspect of expenditure is equally important in choosing the methods of communication. तो जो एक्सपेंस जो खर्चा होता है हमारा कम्युनिकेशन के मेथड के ऊपर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत मैटर करता है हमारे लिए। It is said that a good businessman is one who justifies the expenditure that he incurs on every item. एक अच्छा बिजनेसमैन कौन है? जो कि अपने एक्सपेंडिचर को जस्टिफाई करता है। हर एक चीज़ों के ऊपर जो उसने खर्चा किया है वो जस्टिफाइबल होना चाहिए कि हाँ वाकई में ये खर्चा करने लायक चीज़ें है। It must be remembered that all forms of communication involves expenditure in terms of time and money. जितने भी तरीके के कम्युनिकेशन के तरीके होते हैं उन सारे तरीके के ऊपर हमारा टाइम और मनी दोनों ही स्पेंड होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं लेटर की, तो लेटर में क्या क्या चीज़ों का खर्चा आता है? पेपर का खर्चा आता है, एनवेलप का खर्चा आता है, पोस्टल स्टैम्प का खर्चा आ जाता है, बट ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ द डिक्टेटर्स टाइम एंड दैट ऑफ द टाइपिस्ट एज वेल। अब जिसने टाइप किया है और जो टाइप करवा रहा है, इन दोनों का कॉस्ट के साथ साथ टाइम भी तो इन्वॉल्व है, तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे एक्सपेंडिचर में काउंट होती है, जो कि अगेन एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। Then we have last factor, that is your impression and feedback. All means of communication create some impression on the minds of the recipient and we must be aware of the impression we wish to create while choosing the methods. जो भी मैसेज आप कन्वे करते हो, सामने वाला जो रिसीवर है उसके माइंड के ऊपर एक इम्प्रेशन क्रिएट करता है। देखो बिजनेसेस आज इतने एडवर्टाइजिंग के ऊपर क्यों ध्यान देते हैं, क्यों अपना एडवर्टाइजमेंट बेस्ट बनाना चाहते हैं, ताकि हम कंज्यूमर के माइंड में एक इम्प्रेशन क्रिएट करें। अभी इम्प्रेशन जो आप क्रिएट करना चाहते हो उनके माइंड में ये फेवरेबल इम्प्रेशन होना चाहिए, अनफेवरेबल नहीं होना चाहिए। यानी आप चाहते हो कि मेरी ब्रांड इमेज बहुत अच्छी हो तो आपका एडवर्टाइजमेंट उस तरीके से होना चाहिए। सिमिलरली जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हो तो उस हिसाब से आप एक इम्प्रेशन क्रिएट करना चाहते हो रिसीवर के माइंड के ऊपर। एग्जाम्पल, इम्प्रेशन ऑफ अर्जेंसी मे बी जनरेटेड इफ कम्युनिकेशन इज बाय टेलीग्राम। अगर आप टेलीग्राम से किसी को इन्फॉर्मेशन भेजते हो तो इससे पता चलता है कि ओके दिस मैटर इज ऑफ इम्पॉर्टेंस, इसकी अर्जेंसी है तभी मुझे टेलीग्राम आया है। Feedback is an important consideration in selecting the medium of communication. It is expected by every communicator and sometimes the medium is chosen for its quickness in getting it. फीडबैक भी बहुत ज़रूरी है, एक ऐसा माध्यम है जिसके तरीके से हम कई बार खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। Such factors have to be considered before determining the choice of a medium of communication. तो ये सारे के सारे 7 फैक्टर्स जो है ये ऐसी रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स है हमारे जिसका होना बहुत ही ज़रूरी है हमारे कम्युनिकेशन के अंदर। अल्टीमेट डिज़ायर इज़ टू इंश्योर द मैक्सिमम इफेक्टिवनेस। तो अल्टीमेट गोल जो है हमारा क्या होना चाहिए कि जो भी मैसेज मैं कन्वे करना चाहती हूँ या चाहता हूँ आप तक, वो मैसेज आप तक पहुँच रहा है। ये होती है कम्युनिकेशन की इफ़ेक्टिवनेस। तो यहाँ पर बच्चों हमारे ये 7 फैक्टर्स जो हमारी रेसिपी को बनाते हैं कम्युनिकेशन की, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड डिस्कशन। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।